वो बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रदेश में कभी लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसमें अब थूक जिहाद भी तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। उत्तराखंड को पूरी दुनिया श्रद्धा और आस्था के नाम पर देखती है। थूक जिहाद पर हम कार्रवाई करेंगे, प्रशासन से कहेंगे इसकी जांच सघन तरीके से करें। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होगा। भूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ के लिए लोगों का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेजी से आ रहा है, और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीजन आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीजन में उनको खाने की चीजें हैं, अन्य चीजें हैं, उपयोग की चीजें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। भूमि उत्तराखंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी लोगों की शिकायतें, अधिकारियों को उनके समाधान के साथ ही निर्देश भी दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी लोगों की शिकायतें। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनते हुए इन तस्वीरों में, साथ ही इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर पक्ष हो या विपक्ष, सभी की तैयारियां चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदार हैं। बस इंतजार है चुनाव की अधिसूचना जारी होने का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आए हैं और केंद्र जिस पर भी मोहर लगाएगा, पार्टी उसी को जिताने का काम करेगी। ऐसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है, उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा होती है। उसी पद्धति के आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है उसके बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पर हिमालयन संस्कृति केंद्र में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। धामी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये विश्व मानक दिवस है और विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि हमारे सभी विद्यालयों की कोशिश की गई है, जिन जिन विद्यालयों में भारतीय मानक ब्यूरो के जो शिक्षण के लिए उस संदर्भ में जानकारी हेतु जो क्लब्स खोले गए हैं, उनके विद्यार्थी आज जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो एक कोशिश की गई है कि जो भारतीय मानक ब्यूरो के जो संबंधित प्रोडक्ट्स के जो स्टैंडर्ड्स है या प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को आखिरकार हम लोग किस तरह से बनाते हैं और किस प्रकार से हमारे को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके संदर्भ में पूरा ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शुभारंभ किया है। निश्चित केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट में प्रत्याशी के लिए कांग्रेस पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का नाम चर्चाओं में तेज है। वहीं डॉक्टर रावत ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हूं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी हमें चुनाव प्रचार के लिए जो निर्देश देगी हम उसके मुताबिक कार्य करेंगे। जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है, क्योंकि
मैं बहुत इंटरेस्टेड, देखिए मैं एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए ना 22 में इंटरेस्टेड था। जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने स्वयं कहा मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 12 में भी कहा था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। लोग कहते साहब आपने तो कसम खाई थी, फिर क्यों ले लिया। कई बार व्यक्ति अपने जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र की जनता होती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। देहरादून में आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दल लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को घेरने का काम कर रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अकेले सवाल गणेश जोशी का ही नहीं है, भाजपा में ऐसे कई धन भक्षक हैं और मुख्यमंत्री धामी जानते हैं कि अगर एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर किसको छोड़ेंगे। एक गणेश जोशी जी नहीं, वहां तो कई ऐसे भक्षक हैं, धन भक्षक हैं जो 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 अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके धन का भक्षण कर रहे हैं। तो ये धामी जी जानते हैं यदि एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर किसको छोड़ेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर लंबे समय से बीमार चल रहे और किसी बड़े कारण से स्कूलों में अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो करते हैं अगली खबर का। केदारनाथ चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसमें उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक वीरेंद्र जाति का नाम शामिल है। वहीं जैसे ही यह नाम सामने आए उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रदेश प्रभारी के सामने यह तय हुआ था कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी और बद्रीनाथ विधायक को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाएगा। किया था, कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उसको नकार दिया और केदारनाथ के लोग भी नकारेंगे, क्योंकि केदारनाथ के लोग भी समझते हैं कि ये जो घोषणाएं हुई हैं, ये घोषणाएं मात्र जो है केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए हुई है। लेकिन लोग घोषणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं होते, लोग होते हैं, लेकिन केदारनाथ के लिए आपने क्या किया? केदारनाथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण था 4 धाम यात्रा पूरी तरीके से विफल रही। आप यात्रा को जो सही तरीके से संचालित नहीं कर पाए। देवी आपदा प्रबंधन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। सोने का प्रकरण वहां पर मंदिर में वो बहुत प्रमुख मुद्दा है। केदारनाथ मंदिर या धाम को जो है दिल्ली में शिफ्ट करने की बात थी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो लोगों की आर्थिकी जो है महत्वपूर्ण है और हमारी जो मंदिर के प्रति तंजानिया का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हरिद्वार पहुंचा हुआ है, जहां आपको बता दें कि सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बुलावे पर हरिद्वार ये पहुंचे हैं। तंजानिया सरकार के मंत्री और उद्योगपतियों ने स्थानीय उद्यमियों के साथ संवाद किया, जिसमें इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की ओर से पहल की गई है। तो वहीं समिट में हरिद्वार के डीएम भी मौजूद रहे। उद्योगपतियों का कहना है कि तंजानिया में व्यापार के बहुत संभावनाएं हैं और इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में ये पहला कदम है। हमने तंजानिया से उनके बिजनेस डेलीगेट्स को यहाँ इनवाइट किया है स्टेट में, और वो लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताने वाले हैं। हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ उनको बता रहे हैं, हम लोग क्या क्या उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमने यहाँ 25 इंडस्ट्रीज़ में उनकी विजिट का प्रोग्राम रखा है और हमारा अल्टीमेटली जो इसका पर्पज़ है वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। ये सिडकुल में सियाज की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और तंजानिया के डेलीगेट्स को, जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं और बाकी वहाँ के गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। और निश्चित तौर पे ये लोग 3 दिन के यहाँ भ्रमण पे हैं
और ये यहाँ पर सेमिनार्स वर्कशॉप्स के अलावा जो है डिफरेंट यूनिट्स का भी ये लोग। हरिद्वार की मलिन बस्ती में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, आगजनी की घटना में 1 दर्जन से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियां चपेट में आ गई। वहीं आग लगने से करीब 17 झोपड़ियों में रह रहे परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया, जिसको देखते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्र पुरी ने असहाय हुए लोगों के मदद के लिए हाथ बढ़ाया और सभी पीड़ित परिवारों को खाद्य सामग्री और धनराशि वितरित की। प्रशासन की ओर से भी लोगों को आर्थिक सहायता दी गई। चंडी घाट के पास जो ये बस्ती है, यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 17 परिवार प्रभावित हुए हैं, कुछ झोपड़ियाँ जलने के कारण। अच्छी बात ये थी कि किसी की कोई जनहानि, ऐसे कोई घायल होने की सूचना नहीं मिली है। तो मेरे द्वारा गुरुजी से ये अनुरोध करा गया था कि जो सहयोग हो सके, जो मदद की जा सके वो करी जा सके। तो गुरुजी ने तत्काल इसमें खुद ही आके यहाँ पे सबका सहयोग करा। 5,000 रुपये के चेक दिए हैं, 2,000 रुपये मौके पे सबको नगद दिए हैं ताकि वो इमीडिएट अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल और बाकी घर का सामान दिया है। एसडीएम साहब ने कहा कि यहाँ जो चंडी घाट में जो ये झोंपड़ियाँ यहाँ आग लगी हुई है, करीबन ये 17 झोंपड़ियाँ जहाँ आग लगी हुई है। फिर एसडीएम साहब ने ये कहा था इनको कोई सहयोग दिया जाए, जिनको हमने 7-7 हज़ार रुपया, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, चीनी, बाकी जो भी सामान, छोटा मोटा सामान सब इनको। उत्तराखंड परिवहन निगम संयुक्त मोर्चा ने आगामी 22 अक्टूबर की 12 बजे रात से 48 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अशोक चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा परिवहन निगम के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध 3 मांगों को लेकर सांकेतिक कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। परिवहन निगम के अस्तित्व की रक्षा के लिए हमारी 3 बड़ी यूनियनें हैं जिन्होंने उत्तराखंड परिवहन निगम संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। इसमें 3 स्तर से जो हमारे शासन के या सरकार के अधिकारी हैं, परिवहन निगम को अस्तित्व समाप्त करने की तरफ ले जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी बसों की संख्या है, वो लगातार जो है बसें खरीदनी चाहिए थी, लेकिन लगातार संख्या गिर रही। जब हम अलग हुए थे 2003 जब गठन हुआ था, तब जो संख्या थी वो आज नहीं। हमारी 500 आयु पूर्ण कर चुकी बसों को हम चला रहे हैं, नहीं तो हमारी 300 ही बसें हमारे बेड़े में वैध हैं, 130 बसें पाइपलाइन में। प्रयागराज कुंभ मेले में अब साधु संत शाही स्नान और पेशवाई जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने बयान दिया है कि शाही और पेशवाई शब्द सनातनी शब्द नहीं है, इसलिए शाही स्नान के स्थान पर राजश्री स्नान और पेशवाई के नाम पर छावनी प्रवेश शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बहुत जल्द ही प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर बैठक बुलाई जाएगी और आगामी बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। आपने देखा होगा पहले हमारा शाही स्नान, शाही इसलिए नाम रखा था, एक तो स्नान होता है, जो यात्री है वो उसमें गंगा जी में आता है, स्नान करता चले जाते हैं, और हमारे जो संत महात्मा नागा होते हैं उनका शाही स्नान होता है। शाही का अर्थ है राजसी, राजा महाराजा जैसे स्नान करते हैं वैसे हमारे नागा लोग जो है स्नान करते हैं, नागा संत स्नान करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारा जुलूस निकलता है उस समय हमारे साथ हाथी, घोड़ा, बंगला, हमारे जो है चांदी के सिंहासन होते हैं। मतलब बहुत आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे राजा महाराजा की एक वो जमात निकलती है वैसी हमारी जमातें निकलती है। इसीलिए शाही स्नान को हमने जो है शाही मिटा करके वहाँ राजसी करना है, और जो पेशवाई है, पेशवाई। खबर उत्तराखंड की चमोली से है, जहां पर जोशी मठ से 12 किलोमीटर पहले हेलंग में मारवाड़ी तक निर्माणाधीन 5 किलोमीटर लंबे बाईपास में भारी भूस्खलन हुआ है। गनीमत रही कि कार्य कर रहे मजदूरों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। आपको बता दें कि 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने निर्माण एजेंसी बीआरओ हेलंग से अणीमठ तक बाईपास का निर्माण करवा रहा है। वहीं हालांकि इस सड़क कटिंग के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार की ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि कार्य में लगी ठेकेदार एजेंसी जहां पर गुपचुप ब्लास्टिंग कर रही है, जिस कारण से आसपास की पहाड़ियां दरकने लगी है। तो करते हैं अगली खबर का। यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंगनहर का पानी रोक दिया गया है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंगनहर की सफाई के लिए 20 दिन के लिए वार्षिक गंगा बंदी की जाती है। लिहाजा
हर की पौड़ी समेत अन्य कई घाटों पर पानी न के बराबर है। वहीं हर की पौड़ी पर पानी न होने की वजह से श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। कई श्रद्धालुओं ने तो मालवीय घाट पर बीच गंगा में जाकर स्नान कर लिया, लेकिन कईयों को मायूसी झेलनी पड़ी। श्रद्धालुओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें गंगा में पानी न होने की सूचना नहीं दी। प्रशासन को गंगा बंदी की साइन बोर्ड लगाने चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न झेलनी पड़े। हम ये अपनी बद्रीनाथ के लिए यात्रा पे जा रहे हैं, फिर हमने सोचा गंगा हमारा सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ है, तो हम गंगा में भी पहले स्नान कर ले, उसके बाद वहाँ जाएंगे। अब यहाँ पानी नहीं है तो क्या करें, गंदगी हो रही है, उसमें स्नान कर नहीं सकते। इतना मन से आए थे कपड़े वपड़े लेके सबकी, पहले गंगा में डुबकी लगाएंगे। स्नान करते हुए जाना था, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं था कि यहाँ पे ऐसे पानी बंद कर रखा है। तो जिस तरीके से चल रहा है सफाई का कार्य, उसको देख के बड़ा दुख हुआ कि हमारे को कोई नोटिस होता, चाहे एनुअल प्रोग्राम है या कुछ, हमें कुछ पता नहीं था, तो ये रह गया। हाँ, वैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ ये बहुत थोड़ा सा घाट है जिसके अंदर पानी धार्मिक आस्था के हिसाब से दिया जा सकता है। बाकी एरिया में आप बड़े रूप में बृहद रूप से काम करें, लेकिन ये छोटे से। रुद्रपुर में बूढ़ा रानी में शराब की दुकान न खोलने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। अंग्रेजी शराब की दुकान बंद करने को लेकर महिलाएं सड़क पर उतर आई। ग्रामीणों का कहना है कि नशे के सेवन से आपराधिक किस्म के लोगों का जमघट लगा रहता है और कई बार घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग आए हैं। हमारे यहाँ एक वाइन शॉप खुल रही है, अंग्रेजी शराब की दुकान खुल रही है ओमेक्स अंडरपास के पास में। तो हमारा कहना यह है कि वहाँ का एड्रेस गलत दिया गया है, जो कि वो जारी की गई है, गल्ला मंडी के लिए दुकान जारी करी गई है। उप दुकान का एड्रेस उसमें जो है शांति विहार के लिए वो जारी की गई है। तो शांति विहार का जो वार्ड नंबर है वो वार्ड नंबर 31 पड़ता है और हमारे वार्ड नंबर 32 में दुकान खोली जा रही है। गलत एड्रेस पर दुकान खोली जा रही है। हम सब लोगों का मानना यह है कि वहाँ दुकान ना खोली जाए, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चियों का आना जाना, ट्यूशन पढ़ने जाती हैं बच्चियाँ, उनका आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि शराब की दुकान के आसपास असामाजिक तत्वों का ज़्यादा आना जाना रहता है। तो कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए हम पूर्व में ही आकर जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं कि वो दुकान वहाँ ना खोलकर